नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है? घर पे पढ़ते हो क्या? अच्छी बात है। चलो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, आसानी से याद हो जाता है और आप मेहनत करते हो तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन के आंसर सही जाते हैं। सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। अभी इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे, बड़ा सरल टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा था शायद सबको पता होगा। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल। यही टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में भी हमने एक सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, और वो सभ्यता स्थल कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से आपको अवगत कराया जा रहा था। इस कालीबंगा के संदर्भ में कुछ जानकारी मैंने पहले भी शेयर की विगत क्लास में, अभी आगे रन करेंगे। बस थोड़ा सा मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ, बस रन कर जाएंगे आगे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। और कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? सरस्वती, जिसे ही दृष्टद्वती के नाम से जाना गया, और वर्तमान में वहाँ कौन सी बह रही है? घग्गर। ठीक भाई। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में किसे पढ़ा जाता है? अमलानंद घोष। खोज कब की? ठीक भाई, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में समय दे रखा है 1952। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में नाम किसके आते हैं? बीवी लाल, बी के थापर और एम डी खैर। नेक्स्ट बात करें, हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये उत्खनन का समय दे रखा है 1961 से 1964। नेक्स्ट बात करते हैं, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया? तो आंसर आता है दशरथ शर्मा। ठीक भाई, दशरथ शर्मा की एक चर्चित पुस्तक का नाम आपने पढ़ा होगा, द अर्ली डायनेस्टी ऑफ चौहान, अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो कालीबंगा का जो हम बात करें तो इसका उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर किस काल से संबंधित थे? पूर्व हड़प्पा काल से। और शेष 3 स्तर किस काल से संबंधित थे? हड़प्पा काल से। नेक्स्ट, कालीबंगा जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट ये है ताम्र कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, नगरीय मात्र सत्तात्मक बताई जाती है। कालीबंगा का नगर नियोजन जब पढ़ा जाता है तो कालीबंगा का नगर नियोजन सामान्यतः कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत अधिकारी वर्ग किस भाग में रहता था? और कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत सामान्य लोग किस भाग में रहते थे? नेक्स्ट, कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत किस भाग को कालीबंगन फर्स्ट कहा गया? पश्चिमी भाग। नेक्स्ट बात करें हम तो नगर नियोजन के बाद हमने कुछ जानकारी बताई, जैसे कि यहाँ जो कालीबंगा में जो मकान प्राप्त हुए, उनके मकानों की चिनाई में जो ईंटें उपयोग में ली जाती थीं वो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें होती थीं, और इसी कारण इससे कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया। इस संदर्भ में चर्चा हो गई थी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ की जो मकानों की चिनाई वो इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पर आधारित थी। ठीक भाई। और मैंने ईंटों का अनुपात भी बताया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें तो कालीबंगा के मकानों की चिनाई के तहत उसके बाद जब उनकी छतें होती थीं वो लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके बनाई जाती थी। यहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, अलंकृत फर्श के प्रमाण प्राप्त हुए। नेक्स्ट, यहाँ की सड़कें, जो सड़कें होती थी प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे संपूर्ण नगर आयताकार व वर्गाकार भागों में बढ़ जाता था। और ये सड़क निर्माण प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया?
ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड और चेसबोर्ड, ये नाम दिए गए। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा, इससे आगे हम बढ़ जाते हैं। तो देखो, मैंने कल एक क्वेश्चन पे चर्चा की थी, ध्यान से सुनना। यहाँ से दिशा से दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए और मिश्रित फसल के प्रमाण मिले। अब मैंने दो जगह यहाँ खालिस्तान छोड़े हैं, ठीक भाई, जिसमें एक क्वेश्चन तो है कि जो यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए किस दिशा से प्राप्त हुए। शायद आपने यहाँ घर जाकर देखा भी होगा, शायद पता होगा सभी को। मैंने बताया भी था, स्रोत भी दिया था कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक भाई। आप देखें उसमें तो यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा से दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक भाई, ये बात विशेष ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा है कि मिश्रित फसल के प्रमाण मिले। अब मिश्रित फसल में क्या प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा आंसर मैं लिख देता हूं यहां, गेहूं प्लस जौ। और कोई बात? सरसों भी थी, लो सरसों भी लिख देता हूं मैं आपको। और सरसों के साथ कुछ मिश्रित फसल में क्या था? ये तीनों साथ साथ ही थी। हाँ, ये कैसे सेपरेट थी? ये उत्पादन, लेकिन मिश्रित फसल कैसे बन पा रही है? मिश्रित फसल कैसे बन पा रही है? आपको मैं स्पष्ट कर दूं, सरसों प्लस चना, ठीक भाई। आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जिस किताब से पढ़ी हूं उसमें सरसों लिख करके ही छोड़ दिया है। गेहूं प्लस जौ, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो मिश्रित फसल वाला सिस्टम है, इसके संदर्भ में केसी श्रीवास्तव की किताब में बहुत अच्छा दे रखा है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में मिश्रित फसल का प्रचलन, नमस्कार, लंबे समय से रहा और मिश्रित फसल के रूप में आज भी वहाँ उत्पादन किया जा रहा है। और आप शायद देखते हैं आज भी इस उत्तर पूर्वी राजस्थान में मिश्रित फसल का उत्पादन होता है। आप शायद इससे भूभाग से भलीभांति अवगत होंगे। और मिश्रित फसल में आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में गेहूं प्लस जौ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट किताब है, गेहूं प्लस जौ लिखा हुआ है, ठीक भाई। लेकिन आप एक चीज विशेष ध्यान दें कि गेहूं जौ मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता था, लेकिन इसका डिवीजन करना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि नीचे से तो गेहूं जौ एक से होते हैं, ऊपर वालियों में अंतर आ जाते हैं। केसी श्रीवास्तव की किताब में आप देखें, उनकी किताब में सरसों प्लस चना लिखा हुआ है मिश्रित फसल के रूप में। और आराम से ये प्रक्रिया तो हमने अपनी आंखों से भी देखी है, क्योंकि आप देखते हैं कि सरसों ऊपर निकल जाती है, चना नीचे रह जाता है। ये मुख्यतः उन जगहों पर होता है जहां सिंचाई नहीं होती है, ठीक, वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है फसल, वहां ये मिश्रित फसल आराम से होती है, सरसों प्लस चना, और चना नीचे रह जाता है।
पहले सरसों कट जाती है, चना को बाद में काट लेते हैं, या कुछ इस प्रक्रिया होती है? तो ये आप ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें दे रखी हैं। अभी आप कहें कि साहब एग्जाम में आ गया तो क्या करें? ठीक भाई, एग्जाम में आ गया तो आपको गेहूं प्लस जौ करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस कंडीशन में है सरसों चना, जब गेहूं जौ नहीं दे रखा है और सरसों प्लस चना दे रखा है और अदर ऑप्शन दे रखे हैं, उस कंडीशन में क्या करना है? सरसों प्लस चना। तो दोनों ही आपके सामने हैं। दोनों मैंने क्यों लिखे हैं, इसका स्रोत भी मौजूद है। गेहूं प्लस जौ हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताब में दे रखा है, और सरसों प्लस चना दे रखा है केसी श्रीवास्तव किताब में, जो एक अच्छी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की किताब है, और उसमें सरसों प्लस चना दे रखा है। ठीक भाई, पेज नंबर 52 पर। यहाँ ये बात क्लियर रखनी है। तो यहाँ इसमें कोई, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ें? ठीक भाई, नेक्स्ट देखें। यहां से सात हवन कुंड ऑब्लिक अग्नि कुंड प्राप्त हुए, जिनमें पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली या प्राप्त हुई, अतः यहाँ पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक भाई, देखो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं इस पॉइंट को, कि यहां से कालीबंगा से 7 हवन कुंड अग्नि कुंड प्राप्त हुए, और उन हवन कुंड अग्नि कुंडों में क्या मिली? पशुओं की जली हुई हड्डियां, अर्थात पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। इसी से पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि भाई निश्चित रूप से जली हुई हड्डियों का मिलना हवन कुंडों में क्या दर्शाता है? कि यह बलि प्रथा। ठीक, तो पशु बलि प्रथा प्रचलित थी, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई ये जानकारी? तो कालीबंगा से। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक पॉइंट को आप पूछ भी सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। ध्यान से सुने, यहां से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, यहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। आप मुझे बताएंगे कि यहां से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसा कि लिखा होता है किताबों में और सभी लोग जानते हैं, विदित है ये चीज। तो भूकंप के साक्ष्य मिले, कैसे पता चला कि यहां भूकंप आया करते थे? बिल्कुल, और जानकारी मिली मकानों की दीवारों में दरारें, अर्थात जो मकान प्राप्त हुए उनकी दीवारों में बड़ी संख्या में दरारों का मिलना ये दर्शाता था। पुरातत्वविदों ने यही बताया कि भाई यहाँ भूकंप भी आया करते थे। तो भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? पशुओं की जली हुई हड्डियां किस सभ्यता स्थल से मिली? अग्निकुंडों के अंतर्गत। या पशु बलि प्रथा कहाँ प्रचलित थी? कालीबंगा। नेक्स्ट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? किस दिशा से प्राप्त हुए? दक्षिण पूर्व दिशा से। दक्षिण पूर्व दिशा से। नेक्स्ट, मिश्रित फसल। देखो, एक तो मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती क्या होती है आप शायद जानते होंगे, एक तो फसल उत्पादन प्लस पशुपालन, ये होती है मिश्रित खेती। मिश्रित फसल अलग होता है। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। और यहां मिश्रित फसल के रूप में क्या प्राप्त हुआ? गेहूं प्लस जौ और सरसों प्लस चना।
ठीक, दोनों चीजों का स्पष्टीकरण मैं यहां देख चुका हूं। नेक्स्ट बात करें, यहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। अब शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले या शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये एक आकलन किस आधार पर किया गया, शायद आप जानते होंगे। हाँ, मानव की छिद्रित खोपड़ी। अच्छा, ये चीज और बताएं मुझे कि मानव की छिद्रित खोपड़ी जो प्राप्त हुई उससे ये पता चला कि भाई यहाँ ऑपरेशन प्रक्रिया होती थी, शल्य चिकित्सा वही होता है ऑपरेशन। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात। तो कितने छिद्र पाए गए, कितने छिद्र पाए गए? 6 छिद्र। कितने? 6 छिद्र। ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से हाइड्रो स्फिलीज नामक बीमारी के प्रमाण मिले। कौन सी बीमारी के प्रमाण मिले? हाइड्रोस्फीज नामक बीमारी के प्रमाण मिले। नेक्स्ट बात करें, यहां से, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उस क्वेश्चन के बाद ये पॉइंट मैं स्पष्ट करूंगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनना। सिंधु घाटी सभ्यता से किस आकार की मोहरें प्राप्त हुई, या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें किस आकार की होती थी, या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो किस आकार की होती थी? ऑप्शन दे देता हूं मैं, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन आपने सुन लिया। एक्चुअली मैंने कहा था कुछ जगह पर कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसीलिए थोड़ा सा कंपैरिजन। क्योंकि मैंने कुछ किताब, कुछ गाइडों में देखा है कि लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को सीधे सीधे इसमें उतार देते हैं, कुछ अगर वर्क किया जाए तो कुछ परिवर्तन भी पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट में एक परिवर्तन देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत जो नगर नियोजन है, एक भाग दुर्गीकृत होता था, एक भाग अदुर्गीकृत होता था। ठीक, लेकिन इस भाग के दो, इसे सभ्यता के आई मीन कालीबंगा के दोनों भागी कैसे थे? दुर्गीकृत। आई मीन दोनों ही भाग अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। हो गई जानकारी? देखा घर जाके? सही है, चलो अच्छी बात। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरें किस आकार की होती थी, या सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस आकार की होती थी? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन की वर्गाकार, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी चतुर्भुजाकार। ठीक है, कोई बात नहीं। आयताकार कोई आंसर दे रहा है, वर्गाकार कोई आंसर दे रहा है, बेलनाकार कितने कह रहे हैं? अच्छी बात है, ध्यान से सुने आप लोग। आंसर है इसका वर्गाकार। क्या है आंसर? क्या है? वर्गाकार। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, मूल मोहरें थी, वो वर्गाकार आकार की होती थी, जो निश्चित रूप से उसका ही पार्ट है। तो यहाँ की वर्गाकार आकार, मूल मोहरें कैसी होंगी? वर्गाकार आकार की। लेकिन आप थोड़ा सा क्या है, दिमाग कम लगाते हो। ठीक है, जो चीज रटी देखी उस पर ही वर्क कर जाते हो। यहां से बेलनाकार मोहरें, हाँ जी आ जाए, मोहरें प्राप्त हुई, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। नहीं, बिल्कुल आप समझें, जो मूलतः मेसोपोटामिया की थी। कहाँ की थी? ठीक भाई, आपने कभी भी जब ये पॉइंट पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा कि ये मूलतः मेसोपोटामिया की थी।
अब मेसोपोटामिया की मोहरों का यहाँ मिलना, यहाँ की जो मूल मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो तो वर्गाकार की थी, ये मोहरें यहाँ की थी नहीं। ये सब लाइन जब भी आप पढ़ते हो सबके आगे लिखा ही मिलता है। ये मूलतः कहाँ की थी? मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें थी उनका यहाँ पर मिलना, यहाँ पर मिलना क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से उनके व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध होने के कारण ही यहाँ से कुछ जाता होगा, वहाँ से मुद्राएं आती होंगी, जो भी होगा वहाँ की मोहरों का यहाँ मिलना यही तो दर्शाता है कि भाई इन दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, यहाँ की जो मूल मोहरें थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो वर्गाकार थीं, बाकी बेलनाकार मोहरें यहाँ की नहीं थीं। वो तो व्यापारिक प्रक्रिया के तहत यहाँ आई थीं, और वो कहाँ से आई थी? मेसोपोटामिया से। ठीक भाई, तो ये बात विशेष ध्यान देना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ध्यान देने लायक। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब में सभ्यता के संदर्भ में एक लाइन दे रखी है, 2 से 2.5 लाइन दे रखी है, वो भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। यहाँ से गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख के आकार के प्याले, कौमा कांस्य के दर्पण, कौमा हाथी दांत से बने कंघे, कौमा मिट्टी के बर्तन, कौमा नेक्स्ट देखें कांच की मड़ियाँ व खिलौने प्राप्त हुए। चूड़ी तो मिली ही है भाई, जब ये तो कालीबंगा नाम पड़ा। मैंने फर्स्ट में बता दिया था। ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइन मैंने सेम उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब से एज इट इज उठाई है, क्योंकि मेरा मानना है देखो आपने अगर उसी किताब को पढ़ते हो तो उसमें से आपको बहुत कम मैटर मिलेगा, 10-12 लाइन मिलेंगी। लेकिन आप ये देखो गवर्नमेंट किताब में हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब से भी काफ़ी मैटर उठाया गया है। यहाँ भी इस किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब से जो होता है वो सारा लिया गया है, बाकी की कुछ और भी गवर्नमेंट किताबों का सारा लेकर के आपको मैटर नोट कराया गया है। मैंने आपको देखो कुछ चीज़ें जब डिफरेंट होती हैं, जैसे सरसों चना का आना या फिर कालीबंगन फर्स्ट का जो पश्चिमी भाग है उसका कहलाना, मैंने आपको बताया ये चीज़ें कहाँ से ली गई, किसी श्रीवास्तव किताब से। तो सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, कोई कल्पना के तहत नहीं है, किसी नोट से ऐसे स्पेशली भाई कि उससे करा रहे हो, केवल और केवल गवर्नमेंट किताबों से ली गई हैं, ऑथेंटिक किताबों से ली गई हैं, और आपको स्रोत भी दिए गए हैं कि भाई फलानी जगह किताब में आप देख सकते हो। ठीक भाई, तो आप खुद भी इस पे वर्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करें, यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग प्राय लाल होता था। यह आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई यहां से प्राप्त बर्तनों का रंग कैसा होता था? लाल। बर्तनों के रंग के संदर्भ में या मृद भांड किस रंग के प्राप्त हुए, इस संदर्भ में जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है बैराट सभ्यता का। चित्रित धूसर मृद भांड PGW कहां से प्राप्त हुए? बैराट से। वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, RS के एग्जाम में भी आया है। ठीक भाई, तो आप ये बात उसकी वजह से मैंने यहाँ किया, जो मुख्य सभ्यता स्थल हैं जो आपकी गवर्नमेंट किताबों में लिखे रहते हैं और जो RPSC एग्जाम्स में भी 4 से 5 सभ्यता स्थलों का उल्लेख किया जाता है, एक्चुअली सिलेबस का पार्ट होते हैं, जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कालीबंगा, गणेश और आहड़ और बैराट 9। ठीक, बैराट तक ही उसमें सिलेबस में दे रखा है। तो इन सभ्यता स्थलों में जो मृद भांड या मृद पात्र या मिट्टी के पात्र जो प्राप्त हुए किस रंग के थे उसका उल्लेख मैं करता चला जाऊंगा, जो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में उल्लेख दे रखा है। ठीक भाई, नेक्स्ट देखें, यहां से प्राप्त पुरा सामग्री
को संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने, पुरा सामग्री जानते होंगे, प्राचीन सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, उसको संरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने 1985-86 में यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण करवाया, संग्रहालय बनवाया। का निर्माण करवाया। यहाँ पर एक संग्रहालय भी स्थित है, जिसका निर्माण कब हुआ? 85-86 में राज्य सरकार ने करवाया था। जो पुरा सामग्री है उसको संरक्षित रखने के लिए। ये तो देखो सामान्य सी जानकारी थी। इस सभ्यता के संदर्भ में जो भी मटेरियल यहाँ से मिला, पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई, अवशेष प्राप्त हुए, जो भी मिला वो आपकी किताबों से लिया गया, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब दो पहलू और हैं जो चर्चा का विषय बन सकते हैं। हम देखें यहाँ तो इस सभ्यता से रिलेटेड दो पहलू कौन कौन से हैं? एक तो है लिपि, यहां से प्राप्त लिपि, और दूसरा पहलू है समय। ठीक भाई, दो पहलुओं पर हम चर्चा करें कि भाई यहां जो लिपि प्राप्त हुई वो लिपि किस प्रकार की होती थी। ये तो सर्वविदित है, सभी जानते हो कि यहां से जो लेखन मिला, लिपि मिली, आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इसी वजह से इस समय को हम किस में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में। इस सभ्यता के समय को किस में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक, क्योंकि यहां से लेखन मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। यहां ध्यान देना आप, यहां से प्राप्त लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को देखो, मैं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं अगर बात करूं तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक सर्पलाकार आकृति बना दी थी, इसलिए इसे सर्पलाकार लिपि भी नाम दिया गया है। इस लिपि को ब्रुस्त्रोफेदेन सर्पलाकार गौमूत्र लिपिका भाव चित्रात्मक आदि नाम दिए गए, आदि नाम दिए गए। इसे सैंधव लिपि भी कहा जाता है, दिए गए। हम चाहें तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, भाव चित्रात्मक सैंधव लिपि। सैंधव लिपि क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि होने के कारण। ठीक भाई, आदि नाम दिए गए। तो यहां से जो प्राप्त, अभी देखो नॉर्मल वे में आप जो लेखन करते हो वो आप किस प्रकार करते हो? आप बाएं से दाएं लिखते हो, फिर दोबारा से बाएं से दाएं लिख के ले जाते हो, ये तो कंडीशंस होती है। लेकिन ये इस प्रकार नहीं था, ये दाएं से बाएं, फिर बाएं, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार। ठीक भाई, और इस लिपि को क्या नाम दिया गया? ब्रुस्त्रोफेदेन। सैंधव लिपि, भाव चित्रात्मक कहा गया, सर्पलाकार लिपि भी कहा गया, गौमूत्र लिपिका भी कहा गया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत पूछें। नेक्स्ट बात करें समय। वैज्ञानिक पद्धति जो समय मापन की जो पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति है वो कौन सी है? कार्बन 14। अच्छा, मैं आपसे पूछा जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग लिया जाता है या प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल है।
यही आंसर है, कार्बन 14। ये वैज्ञानिक पद्धति है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की। बाकी की इतिहासविदों के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो समय होता है वो किसके अकॉर्डिंग मान्य होता है? वैज्ञानिक पद्धति कार्बन 14 के अकॉर्डिंग। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की ये वैज्ञानिक पद्धति है। अच्छा, मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर तो। वृक्षों की आयु ज्ञात करने की कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है? बताएं आप लोग। एक्चुअली अलग अलग चीजों की अलग ज्ञात करने की अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति। वृक्षों की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक पद्धति है वृक्षों के वार्षिक वलय। तने में जो वार्षिक वलय होते हैं ना, हाँ, वार्षिक वलयों के आधार पर उसकी आयु निर्धारित होती है। अच्छा, और सरल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ज्यादा सरल का। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है? किसी को नहीं पता? यूरेनियम 238, U238। ठीक भाई, कोई बात नहीं। के अनुसार कार्बन 14 के अनुसार समय है 23 से ±50 से ± ईसा पूर्व से 17 से 50 ईसा पूर्व। ठीक भाई, ये कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग इसका समय है, जिसे आपकी किताबों में 23 से 50 से 17 से 50 ईसा पूर्व लिखा होता है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है। क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस। इसका मतलब या तो 23 से 50 या 22 से 50, ये हुआ ना। प्लस माइनस का मतलब 50 वर्ष ऊपर या नीचे, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन में ऐसे लिखा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 23 से 50 लिखा आता है, 23 से 50 से ऊपरी समय हो गया, और निम्नतम समय इसका कितना हो गया? 17 से 50। बाकी निम्नतम समय इसका और भी कम माना है और वैज्ञानिक वो इतिहासविदों ने। ठीक है, लेकिन अभी आपको 23 से 50 ईसा पूर्व से 17 से 50 ईसा पूर्व ध्यान रखना है। रख लेंगे भाई? ठीक, ये आपकी कालीबंगा सभ्यता थी, जिसको एक बार मैं कंप्लीटली रिवाइज करा रहा हूं, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपकी कोई जिज्ञासा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, वो आमंत्रित होगा। अभी हम इस पे दोबारा से वर्क करें, कंप्लीटली रिवाइज करें। तो देखो, मैंने फर्स्ट में इसमें बताया, ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि आपका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में थ्योरी में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी को ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस करीबन 30 से 40 की संख्या में या 20 से 25 की संख्या में जो भी होंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ? कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में किसका नाम आता है? कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता में किसका नाम आता है? कालीबंगा, ध्यान से सुनते जाएं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, आंसर आप निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने बताया? नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में, जो कि आपका आंसर आएगा। इसमें प्रथम व द्वितीय स्तर किस काल से संबंधित थे, और शेष 3 स्तर किस काल से संबंधित थे? कालीबंगा का नगर नियोजन कितने भागों में बटा हुआ था? 2, कौन कौन से थे? कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत अधिकारी वर्ग किस भाग में रहता था? कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत सामान्य लोग किस भाग में रहते थे? कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत निचला टीला किस भाग को कहा जाता था? कालीबंगा के नगर नियोजन के तहत कालीबंगन फर्स्ट किस भाग को कहा गया? कालीबंगा के जो मकान थे उनमें जो ईंटों की चिनाई होती थी, वो ईंटें किस प्रकार की होती थी? किस सभ्यता स्थल को दीनहीन बस्ती कहा गया?
जो छतें होती थीं वो लकड़ी की बल्लियों पर मिट्टी का लेप करके बनाई जाती थीं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? नेक्स्ट, अलंकृत फर्श के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता स्थल से जो प्राप्त सड़कें हुई वो सड़कें प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, आयताकार वर्गाकार भाग में बढ़ जाता था पूरा नगर। उस प्रक्रिया को क्या नाम दिए गए? नेक्स्ट बात करें, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस दिशा से प्राप्त हुए? दक्षिण पूरब, लिखा दिया है मैंने। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साथ साथ मिश्रित फसल के प्रमाण मिले। मिश्रित फसल में यहाँ कौन से प्रमाण मिले? गेहूं, जौ। नेक्स्ट बात करें हम तो कालीबंगा से 7 हवन कुंड प्राप्त हुए जिनमें पशुओं की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे क्या ज्ञात हुआ? यहाँ पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक भाई। नेक्स्ट, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से मिले? यहां शल्य चिकित्सा के तहत कालीबंगा से जो मानव की छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई उसमें कितने छेद थे? नेक्स्ट, इसमें हम देखें तो हाइड्रोस्पीज बीमारी के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई वो मूलतः कहाँ की थीं? मेसोपोटामिया की। कालीबंगा से प्राप्त मोहरों का आकार किस प्रकार का होता था? किस सभ्यता स्थल से गाय के मुख वाले प्याले प्राप्त हुए? किस सभ्यता स्थल से हाथी दांत से बने हुए कंगे मिले? ठीक भाई। इसके तहत और भी मैंने बताए थे, कांच की मड़ियां हों, खिलौने हों। कालीबंगा से प्राप्त बर्तनों का रंग कैसा होता था? कालीबंगा से प्राप्त प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने संग्रहालय कब बनवाया? कालीबंगा से प्राप्त लिपि का नाम बताइए। वृत्तोफदेन, भावचित्रात्मक, सर्पलाकार। कालीबंगा सभ्यता स्थल का वैज्ञानिक पद्धति C14 के अकॉर्डिंग क्या समय निर्धारित किया गया? ठीक भाई, ये हो गया आपका, तो कंप्लीट है। अभी हम नेक्स्ट सभ्यता स्थल पढ़ने जाएंगे। ठीक भाई, लेकिन इसको उससे पहले नोट करना पड़ेगा।